अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिफोरेस्टेशन। बेसिकली डिफोरेस्टेशन होता है क्लियरिंग ऑफ लैंड फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ढेर सारे अमाउंट में प्लांट्स पाए जाते हैं, उसे अपनी पर्पस के लिए, उसे अपनी किसी भी इस्तेमाल के लिए वहाँ से प्लांट्स को ख़त्म किया जाए ताकि आप उस लैंड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके। वो आ जाता है डिफोरेस्टेशन के अंदर। डिफॉरेस्टेशन द इज फुल और लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, आप एक छोटे से पैच पे भी फॉरेस्ट को रिमूव कर सकते हो, जैसे कि ये एरियाज ऑफ ट्री, ऐसे एरिया जहाँ पे ट्रीज हैं वहां से आप उसको रिमूव कर सकते हो। और दूसरा, आप फॉरेस्ट को पूरे रिमूव कर सकते हो इन ऑर्डर टू क्लियर लैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसान के डेवलपमेंट के लिए उस एरिया को ख़त्म क्लियर करते हैं प्लांट से। अब जैसे कि पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से हमें ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पर हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। डिफोरेस्टेशन इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन इंड्यूस कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू लैंड टू नॉन फॉरेस्टेड लैंड। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसे नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। डिफॉरेस्टेशन इज अलार्मिंग हाई इन द ट्रॉपिक्स वेयर फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्टर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब ट्रॉपिक्स वो रीजन है जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत अलार्मिंग स्टेज पर है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसके हम कॉजेज देखते हैं कि क्यों हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं। पहला, कल्टीवेशन। कंट्रीज क्लियर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड सो दैट दे कैन ग्रो एंड डेवलप देम। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वो अपने एरियाज को क्लियर कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट कर सकें। न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, इस वजह से भी उस एरिया को के प्लांट्स को काटा जाता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज एक्सॉटेड ड्यू टू द रिपीटेड क्रॉपिंग एंड नेचुरल फॉरेस्ट एरिया इज डिस्ट्रॉयड। अगर एक ही ज़मीन पर एक ही फसल बार बार उगाई जाए तो उससे उस जगह की फर्टिलिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो जब वहाँ पे फर्टिलिटी खत्म होगी तो वहाँ पे कोई भी किस्म की क्रॉप नहीं ग्रो करेगी। इसलिए हमें उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए कोई दूसरा ज़मीन का हिस्सा चाहिए होता है। उसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया को हमें क्लियर करना पड़ता है ताकि हम एक खाली पैच ले सकें जहाँ पर हम अपनी क्रॉप्स को उगाएं। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कहते हैं जो जानवर एक ही जगह से खाते रहते हैं, एक ऐसी जगह से जहाँ पर प्लांट्स हैं, उधर से खाने की वजह से वहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय न्यूली रीजनरेटेड ग्रोथ। इसका एक ये भी नुकसान है कि जो रीजनरेटेड ग्रोथ होती है वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स दोबारा से उग रहे होते हैं उधर, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इट आल्सो मेक्स सॉइल मोर कम्पैक्ट एंड इम्पर्वियस। इससे सॉइल ज़्यादा कंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ओवरग्रेजिंग आल्सो एक्सेलरेट द सॉइल एरोजन। इसकी वजह से सॉइल एरोजन भी होती है। नेक्स्ट इज फ्यूल वुड। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस नहीं जाती, तो वो लकड़ी को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीपल लिविंग नियर फॉरेस्ट गेट फ्यूल वुड। ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के करीब रहते हैं वो फ्यूल वुड लेते हैं, अपनी लकड़ी लेते हैं दरख्तों से ताकि वो अपना खाना बना सकें, जानवरों को अपने आप से दूर रखने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। चारकोल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। चारकोल जो है वो कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यूज सच एज कीपिंग द फायर ऑन फॉर वार्मथ एट द नाइट। फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर रातें ठंडी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज, तो वहां पर रात को अपना इर्द गिर्द का माहौल गर्म करने के लिए फायर जलाई जाती है। फॉरेस्ट फाइबर्स। फ्रीक्वेंट फायर्स आर द मेजर कोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मुख्तलिफ किस्म की आग, वो तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की भी वजह से लग सकती है, और दूसरा फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है, उसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सम फायर्स आर एक्सीडेंटल वाइल द मेजोरिटी ऑफ देम आर डेलिब्रेट। कुछ फायर जो है वो इंसिडेंटल होती है, यानी कि अचानक कोई हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, प्लांट्स के अंदर खुद ब खुद प्रोसेस की वजह से आग लग गई, या कोई हल्की फुल्की चिंगारी आके फॉरेस्ट में गिर गई, उसकी वजह से हो जाता है। और दूसरे जो है वो डेलिब्रेट होते हैं। टिम्बर। टिम्बर एक वुड है जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। टिम्बर एंड प्लेवुड इंडस्ट्रीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें टिम्बर से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं वो रीज़न होती हैं फॉरेस्ट ट्रीज की डिस्ट्रक्शन का। Thus the increased demand for timber led to a rapid depletion of forest. इसकी अब क्या हो रहा है, टिम्बर की डिमांड दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं।
फॉरेस्ट डिजीज एक ये भी मेजर रीजन है। अगर कोई बीमारी एक पौधे को लग जाती है, वो उससे ट्रैवल करती करती इस तरह पूरे जंगल में फैल सकती है, पूरे प्लांट्स के एरिया में फैल सकती है, उससे भी प्लांट्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। मैनी डिजीजेस काउज्ड बाय द पैरासिटिक फंजाई रस्ट वायरसेस कॉज डेथ एंड डिके ऑफ द फॉरेस्ट प्लांट्स। डिजीज सच एज हार्ट रूट, ये प्लांट्स के कुछ डिजीजेस के नाम इधर लिखे हुए हैं। ब्लिस्टर रस्ट, ओक विल्ट, फ्लोएम नेक्रोसिस एंड डच एल्म डिजीज डैमेज द फॉरेस्ट इन लार्ज नंबर्स। ये मुख्तलिफ डिजीज हैं जो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट इज लैंड स्लाइड्स। डिफोरेस्टेशन ड्यू टू लैंड स्लाइड इन द हिल्स इज ऑफ द ग्रेट कंसर्न। लैंड स्लाइडिंग अगर ज़्यादा वहाँ पर पानी आ जाए, उसकी वजह से भी स्नो फॉलिंग हो जाए, लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे डिफोरेस्टेशन कोज होती है। माइनिंग फॉर मेटल्स, अगर मेटल्स आपने वहाँ से निकालने हैं जैसे कि गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम, उसकी वजह से अभी आपको फॉरेस्ट वहाँ से ख़त्म करने पड़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाने के लिए, पानी के डैम्स बनाने के लिए, रोड बिल्डिंग के लिए, अगर मुख्तलिफ रोड्स हैं वो बिल्ड करनी है, उसके लिए लैंड को क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आ जाता है डिफोरेस्टेशन हैज़ नॉर्मली मैनी इन्वायरमेंटली डैमेजिंग साइड इफेक्ट्स। इसके बहुत सारे इन्वायरमेंट डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। ऑफ कोर्स जब प्लांट्स नहीं है तो हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इंक्रीज होगी, हमारी इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ किस्म की वो आएंगी, गैसेस आएंगी जो उसकी टेम्परेचर को रेज करेंगी। एक है इसका रीज़न इफेक्ट है कि क्लाइमेट चेंज होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलियन ऑफ स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी स्पीशीज मरना शुरू कर देती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन्स द अनडाउटेबली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीन पोल। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर ढेर सारी वैरायटी पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी की। इट्स बायोडाइवर्सिटी सो ग्रेट दैन एटलीस्ट 50% ऑफ हर स्पीशीज आर लिविंग इन। मीन्स के पूरी ज़मीन पे जो 50% स्पीशीज हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। दूसरा इसका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे, वहाँ से डिफरेंट गैसेस ऑब्जर्व नहीं होंगी प्लांट से, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता रेस करने लग जाएगा। फॉरेस्ट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर हीट ड्यूरिंग इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के दौरान जो हीट खारिज हो रही होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं फॉरेस्ट। दे हेल्प इन मेंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड हेंस गिव अ बूस्ट टू प्लांट ग्रोथ। ये वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करते हैं और इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपनी रेस्पिरेशन के लिए। फ्लडिंग एंड साइक्लोन्स, ऑफ कोर्स जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता रेस करने लग जाएगा तो जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे सैलाब आने के चांसेस हैं। और साइक्लोन्स यानी जो मिट्टी के तूफान होते हैं वो भी। ऑन द अदर हैंड डिफोरेस्टेशन कैन आल्सो कॉज फ्लडिंग कोस्टल एरियाज। ऐसे एरियाज जो पानी के करीब हैं या जो बर्फ के पहाड़ों के करीब हैं वहां पे सैलाब आ सकते हैं। ड्राउट, if all the water is going away in the form of floods or even the form of evaporation, there won't be any water left for usage. Lack of usable water will lead to the drought. अगर सारा का सारा पानी सैलाबों के अंदर ज़ाया हो जाएगा या इवेपोरेशन के थ्रू वेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ उस इलाके में ड्राउट यानी कि कहत साली शुरू हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। पाकिस्तान में अब देखते हैं, पाकिस्तान हैज़ अर्न द डिस्टिंक्शन of having the highest annual deforestation rate in Asia. एशिया के अंदर डिफोरेस्टेशन रेट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंटरनेशनली 25% शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर, जिसमें से अब 25% सिर्फ फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं, कवरिंग ओनली 4.8% ऑफ टोटल लैंड एरिया। 4.8% टोटल लैंड एरिया कवर किया हुआ है। पाकिस्तानी इकोसिस्टम, जो juniper forest of northern Balochistan have been highly harvested for timber and fuel wood। अब ये नॉर्दर्न बलोचिस्तान के अंदर एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर से टिम्बर और फ्यूल वुड हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे हार्वेस्टिंग की जाती है, वहाँ से बहुत प्लांट्स काटे जाते हैं। इंडस रिवर लार्जर ट्रैक्स हैड बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर। वहाँ पे इंडस रिवर के पास जो प्लांट्स हैं वो उसे एग्रीकल्चर की पर्पस की वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा लैंड को क्लियर किया गया है। हिमालयन लोगिंग फॉर टिम्बर एंड फायरवुड एंड मेकिंग क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर। हिमालय के अंदर जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसमें टिम्बर और फायरवुड की वजह से वहाँ पर डिफरेंट लैंड्स को खाली किया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये कोस्टल एरियाज बनाने के लिए। द मेजर थ्रेट टू पाकिस्तान फॉरेस्ट इज अनकंट्रोल्ड एंड अनसस्टेनेबल कटिंग। पाकिस्तान के फॉरेस्ट को क्या खतरा है कि अनकंट्रोल कटिंग है, यानी कि अगर आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ ना कि हमें इतनी चीज़ें जो हमें इतनी वुड चाहिए तो हम इतनी ही काटेंगे, और अगर आप काट रहे हो तो आप उसकी जगह न्यू प्लांट्स भी उगाओ। लेक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट,
कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, यानी लोगों के अंदर कोई पावर नहीं है, कोई उन्हें ये बताया नहीं गया कि किस तरह हम अपने प्लांट्स की हिफाजत कर सकते हैं। पुअर प्लानिंग, प्लानिंग बिल्कुल पुअर है, कोई पता नहीं है किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक फॉरेस्ट वर्किंग प्लान्स, प्लान्स तो बनाए जाते हैं बट वो अनरियलिस्टिक होते हैं, मीन्स उन पर अमल नहीं किया जाता। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज, फॉरेस्ट के जो प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बना लेते हैं लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। प्रोपगेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड फार्मिंग ट्री टेक्निक्स, हम लोग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं और जो फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इनकरेज अ ट्री प्लांटिंग बिलियन ट्री, हम लोग लोगों को इस चीज़ पर इंकरेज कर सकते हैं कि प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। यूज सोलर एंड हाइडल एनर्जी टू जनरेट एनर्जी, हम लोग अगर प्लांट्स की बार को इस्तेमाल कर कर, यानी उसकी लकड़ी को इस्तेमाल कर कर एनर्जी हासिल करते हैं, उसकी जगह हम सोलर और हाइडल एनर्जी यानी कि हवा की और जो सूरज से आने वाली एनर्जी है उसे यूज़ करके भी हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स, अगर कोई पॉलिटिकल बंदा वो फॉरेस्ट के या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अमल दखल करता है तो उसे रोकना चाहिए। इम्प्रूविंग अदर इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज, हमें ऐसे डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव करना चाहिए जो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डिफॉरेस्टेशन, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल में प्लांट्स को उगाना चाहिए क्योंकि अब आज हमारा क्लाइमेट बहुत बुरी तरह से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे आने वाले वक्तों में ज़्यादा खतरात हो सकते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जहाँ पे हो सके मुमकिन है वहाँ पर कोई ना कोई बीज ज़रूर बो दें, ताकि बाद में वो आपके लिए अम, अच्छा साबित हो, आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए, आपके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इफ इन द केस ऑफ एनी क्यूरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much.